हाँ सर। देखो हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही डिस्कस कर रहे हैं जो दिया हुआ है, ठीक। एक फंक्शन आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि लेट द फंक्शन बी fx इज इक्वल टू 1 when x is less than equal to 0 and 2 when x is greater than 0। ठीक, अगर आप इस ग्राफ को, ये दिख रहा है, क्लियर है, ठीक। अगर हाँ सर। इस ग्राफ को हम लोग अगर प्लॉट करते हैं तो आप कैसे प्लॉट करोगे, जरा ध्यान देना ये चीज। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक। एक्स की वैल्यू जब भी 0 या 0 से छोटी है तो आंसर 1 आ रहा है। ये जब भी x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी कोई भी वैल्यू है तो ये हाँ आ सर। जाएगा आंसर। और ये कह रहा है कि जब भी 0 से बड़ा हो गया तो 2, 0 से बड़ा मान लो यहाँ पे 2 है। ये देखो, ये सर्कल किए हैं, ये डार्क सर्कल है, ये हॉलो नहीं है, ये हॉलो है। यहाँ वाले में 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जब x की वैल्यू हाँ 0 सर। है तो आंसर 0 आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू 0 पे आंसर 2 नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना। हाँ सर। हाँ, तो अब यहाँ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझाना था। कंटिन्यूटी का बेसिक मीनिंग तो इतना ही हो गया कि कोई भी ग्राफ आप बनाते हो वो बिना पेन उठाए कंटिन्यूअस बनना चाहिए, उसमें आपको पेन वेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लिटरली तो यही मीनिंग हुआ। तो हम वही डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जो इस चीज को फॉलो करे कि हमें बिना पेन उठाए ग्राफ को बनाना पड़े। तो अगर हम यहाँ इस ग्राफ को देख रहे हैं तो आप ये देखो कि इस ग्राफ की वैल्यू अगर 1 से 0 से छोटी है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू आप 0 अगर बढ़ रहे हो, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से जब 0 की तरफ बढ़ रहे हो तो आप देखो इसकी वैल्यू 1 है। लेकिन जब हम राइट हैंड साइड से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये ब्रेक हुआ है, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन ब्रेक हुआ है, 0 के पहले इसकी अलग मीनिंग है, 0 के बाद की इसके लिए अलग मीनिंग है। मींस 0 इज अ पॉइंट एट व्हिच द फंक्शन ब्रेक्स डाउन। उस पॉइंट पर फंक्शन टूट रहा है। तो उसके पहले 0 की तरफ जब हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हैं तो आंसर 1 दिखा रहा है। जब हम राइट हैंड साइड से मूव अप्रोच करते हैं 0 की तरफ तो आंसर 2 दिखा रहा है। तो अगर ऐसा न होता, अगर ये ऐसा होता कि इधर से अप्रोच करने और इधर से अप्रोच करने में ये एक लाइन बिना उठाए बनती, मतलब अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा बना होता लाइक दिस, जैसे हम 0 की तरफ अगर हम इधर से अप्रोच करें या इधर से अप्रोच करें तो इसका अगर सेम मतलब होता तो ये मतलब समझ में आया ना कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाती या ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाता। हाँ सर। है ना। तो मतलब अगर हमें कंटिन्यूअस रखना है ग्राफ को तो हमारी एक प्रैक्टिकल कंडीशन निकल करके आ रही है कि ग्राफ को कंटिन्यूअस रखने के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से उस पर्टिकुलर जिस वैल्यू। पॉइंट पर ग्राफ डिवाइड हुआ है उस पॉइंट पर अप्रोच करें तो वो दोनों पॉइंट पर अप्रोच करने के लिए एक ही आंसर आना चाहिए। मींस फ्रॉम लेफ्ट हैंड हाँ लिमिट सर। और राइट हैंड लिमिट अगर हम कैलकुलेट करें, मींस अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट अगर हम जाएं, left hand limit that is x approaching to 0 and here also x approaching to 0, but from here x approaching to 0 minus means from minus side to 0 अगर अप्रोच करें और यहाँ हम प्लस में अप्रोच करें मींस पॉजिटिव से इधर की तरफ अप्रोच करें तो उन दोनों तरफ से जब अप्रोच करें और दोनों अगर इक्वल हो जाए तो आप देखो कि आपका ग्राफ कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है सर। तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द टोटल जो हमें डिस्कस करना है उसमें से ये एक कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये ग्राफ आपको बता रहा है कि क्योंकि कंटिन्यूअस ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकेंडली इसी में आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक फंक्शन हम लेते हैं fx इज इक्वल टू, ये दिया है एनसीईआरटी में fx की वैल्यू 1 है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2 है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो ये अगर कंडीशन दी हुई है तो ये कंडीशन आपको क्या, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ग्राफ कैसा बनेगा। ये ग्राफ आपको कह रहा है कि 0 पे एग्जैक्टली जब x की वैल्यू 0 है तो उस पॉइंट पर इस ग्राफ का आंसर 2 है, दैट इज अ सिंगल पॉइंट। लेकिन जैसे ही ये 0 से छोटा होता है या 0 से बड़ा होता है तो ये आंसर 1 आता है। मींस 1 पे ये ऐसे है और ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। मींस व्हेन इट इज x इज लेस देन 0 उसके x की वैल्यू 1 है
ग्रेटर देन 0 उस पे x की वैल्यू 1। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे ना बना के आप ऐसे भी लिख सकते हो fx इज इक्वल टू 1 when x is less than 0, 1 when x is greater than 0 and 2 when x is equal to 0। ये फंक्शन ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो 0 पे आंसर 2 हाँ आ सर। गया, लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन पे आंसर 1 आ गया। तो हम यहाँ पे अगर अप्रोच करते हैं, जो यहाँ कंडीशन हमने डिटरमाइन की कि लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए, मींस दोनों तरफ से जो अप्रोचिंग है वो अगर इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, वो यहाँ पे हमने देखा। लेकिन यहाँ पे यही चीज फॉलो नहीं कर रही है। हम यहाँ से भी अप्रोच कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, यहाँ से भी अप्रोच कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। इवन दो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ तक गए, फिर ऐसे ऊपर बनाना पड़ा, फिर हमें यहाँ से ऐसे बनाना पड़ा, मींस हमें पेन को ब्रेक करना पड़ा। एक बार में एक पेन लगातार में ये नहीं बन रहा है बिना पेन उठाए, पेन को उठाना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है हमको पॉइंट को, एंड दैट इज व्हाई ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है, इवन दो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है। तो इस कंडीशन के साथ साथ मींस यहाँ से और यहाँ से ये चीज इक्वल होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि जिस पॉइंट पर आप ग्राफ को चेक कर रहे हो वो पॉइंट भी इसी के इक्वल होना चाहिए जो लिमिट आ रही है। अगर ये पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ आ जाए तो ये जो यहाँ तक हम ग्राफ बनाने के लिए उठाए हैं ये हमें उठाना न पड़े और हम इस ग्राफ को ऐसे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कर रही है? ये कौन सा पॉइंट था? at x is equal to 0, that is the value of the function at a particular point, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो वो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन अगर ये सब इक्वल हो जाए तब कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं बचती कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। अगर ये होगा तो फंक्शन 110% कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशन निकल के आई। पहले तो एफ ए पॉसिबल होना चाहिए, दूसरा लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एट दैट पॉइंट, और तीसरी कंडीशन ये कहता है कि ये जो दोनों आपने कैलकुलेट की ये दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये समझ में आया? सर सेकंड पॉइंट क्या लिखे हैं? लिमिट, ये लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx एट a पर हम चेक कर रहे हैं। एट एनी पॉइंट a पर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं, तो पहले तो हम f a कैलकुलेट करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, वो होनी चाहिए, डिटरमिनेबल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही ना हो, तो फंक्शन की डेफिनेशन उस पॉइंट पर होनी चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए, भले वो 0 क्यों ना आए बट वो वैल्यू आनी चाहिए। फिर उसकी लिमिट कैलकुलेट किया हमने, लिमिट LHL और RHL कैलकुलेट किया और वो एग्जिस्टेंस देखा। अगर LHL और RHL इक्वल होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मींस वहां पे फंक्शन ऐसे और ऐसे बनेगा, ऐसे लाइन से नहीं बनेगा जैसे कि यहाँ बना है। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, शो कर रहा है, इधर से चल रहा है तो 1 आ रहा है, इधर से चल रहा है तो 1 आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ शो कर रहा है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होना चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो इन दोनों को मिला रही है, लिमिट का एग्जिस्टेंस एज वेल एज द वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो, ठीक है सर। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर, हाँ जी, ये तीन। हाँ सर। इसी में एक चीज और पढ़ाई जाती है बेसिक में, ये पढ़ाया जाता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? अगर दो फंक्शंस आपके पास हैं जो कंटिन्यूअस हैं, f g आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये गिवन है, if f and g are two functions which are continuous, ठीक, in its domain, ये गिवन है, तो f प्लस माइनस g आर कंटिन्यूअस। आपको साइन फंक्शन का हाँ सर, ये वाला याद है मैं। ये अगर fx is equal to sin x होता है तो sin x का फंक्शन का ग्राफ बनाना देखे हो? हाँ sin x का हाँ। ग्राफ कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, ठीक, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी बनाए अपने डोमेन में ये ऑल ओवर रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस है। fx is equal to cos x बनाओ,
that is in whole real number line, it is also continuous, that is cos x. ठीक, तो अगर ये दो फंक्शंस कंटीन्यूअस हैं तो इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस वो भी कंटीन्यूअस होगा। साथ ही साथ अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट भी ना। हाँ हाँ ये भी कंटीन्यूअस होगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये भी कंटीन्यूअस होगा विद सम कंडीशन, ये भी कंटीन्यूअस होगा गिवन दैट g इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, वरना फंक्शन ही कैसे बनेगा अगर डिनोमिनेटर 0 हाँ है। सर, हाँ सर। दैट मींस fx अपॉन, और ये gx है, अगर मान लो ये gx है तो अगर इसका डिवाइड करें तो हमारे पास एक hx फंक्शन आ जाएगा, दैट इज fx अपॉन gx दैट इज इक्वल टू tan x। तो ये फंक्शन तभी ना पॉसिबल होगा जब cos x 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, अब cos x कब 0 नहीं हाँ होगा सर। पता है? कैसे पॉइंट होते हैं जब cos x 0 होता है? cos x कब 0 होता है याद है कुछ? 11 में था x इज इक्वल टू 2n प्लस 1। इनफाइनाइट प्रेशर, अरे ये क्या कहते हैं? हाँ सर। ठीक है ना, ऐसे पॉइंट्स पर cos x 0 हो जाता है। तो ये पॉइंट छोड़ दें तो हमारा ये टोटल जो hx आएगा वो हमारा कंटीन्यूअस हो जाएगा। ये क्लियर हो गई बात? हाँ सर। ठीक है ना, तो इस तरह से वेज निकाले जाते हैं। ऐसे अगर देखेंगे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि सारे रियल नंबर में ये रियल नंबर भी x की आ रही होगी और इसके ऊपर तो cos 0 हो जाएगा, मतलब gx 0 हो जाएगा। gx 0 हो जाएगा तो hx डिफाइंड ही नहीं होगा एंड फॉर दैट रीजन हमको ये पॉइंट्स छोड़ देने हैं इन द होल नंबर लाइन। अगर हम ये पॉइंट्स छोड़ देते हैं तो उस पे gx हमारा 0 नहीं होगा और gx 0 नहीं होगा तो ये पूरा फंक्शन जो होगा hx वो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। फिर k into f, k into f, k is any scalar number 2 3 5 4 9 6 minus 2 minus 5 minus 10 minus 3 1 by 2 1 by 3 1 by 9 whatever भी ये k है। तो ये या f upon k ये भी कंटीन्यूअस होगा। अगर f कंटीन्यूअस है तो k into f या f upon k is always कंटीन्यूअस। क्लियर है? हाँ सर। Composite functions are continuous। कंपोजिट क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन जैसे अगर आपको दिया है fx इज इक्वल टू साइन एक्स और gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो FOG of x, this is known to be the composition of the function. That means in other language function of a function। मीनिंग क्या हुआ ऐसे शायद ना समझ में आए आपको, बट ऐसे समझ में आएगा। इसको हम लिखते हैं लाइक दिस, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। मतलब fx का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ x। ये मीनिंग हुआ, समझ में आया? ये fx का मतलब क्या हुआ? फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर है ना? हाँ सर। तो fgx का मतलब क्या हुआ? फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ gx। हाँ, और gx तो हमको पता ही है कि क्या है। gx क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर। gx एक्स स्क्वायर है। तो अब ये क्या हो जाएगा? fx साइन एक्स स्क्वायर। हाँ, ये क्या हो गया? साइन एक्स स्क्वायर हो गया। गुड। तो अगर हमको क्वेश्चन दे दे कि लेट अ फंक्शन qx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, प्रूव करना है कि वेदर दिस फंक्शन qx इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो हमको इसको ब्रेक करना होगा दो पार्ट्स में। अगर ये दोनों पार्ट्स कंटिन्यूअस हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब ये कैसे चेक करेंगे? हाँ सर। fx is a sin x, sin function is continuous everywhere, so fx is continuous। gx क्या है? gx is a polynomial function, polynomial function is also continuous everywhere in its real number, right? So gx is also continuous, so fx is continuous, gx is continuous, therefore fog is always continuous, that means qx is continuous function। this is what composition of the function is continuous function। clear है? हाँ सर। ठीक,
फिर आता है इसके अंदर every constant function is continuous. Every identity function is continuous. कौन सा नहीं जानते हो बोलना? Every sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent are continuous. Every logarithmic function is continuous. क्या चीज नहीं जानते हो? कांस्टेंट फंक्शन या आइडेंटिटी फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन ये हो गया fx इज इक्वल टू 3, ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? इसका ग्राफ बनाने आएगा? fx इज इक्वल टू 3 ग्राफ कैसे बनेगा तुम्हारा? सर x के पहले 3 से ले जाइए। हाँ, fx is equal to 3. fx is the y value, value of y. y की वैल्यू 3 है। अरे हाँ 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 ठीक है। x कुछ भी हो, y 3 है, तो एट एनी पॉइंट y3 वही तो। हाँ हाँ तो नहीं, कंटिन्यूअस है, ये कहीं ब्रेक नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन कभी ब्रेक नहीं हो सकता, ठीक है? आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन fx is equal to x, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। fx is equal to x मतलब y is equal to x लिटरली। तो y is equal to x बनाओगे 1, 1, 2, 2, 0, 0, 3, 3, 4, 4, -1, -y, ये ऐसे लाइन। हाँ सर। दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कोई भी स्ट्रेट लाइन फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब स्ट्रेट लाइन फंक्शन मतलब कैसा फंक्शन? जो भी स्ट्रेट लाइन बनती है वो एक लीनियर फंक्शन होता है, मालूम है? पढ़े हो ना पिछले साल? हाँ सर। तो कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में आए वो हमेशा कंटिन्यूअस है, आंख बंद करके कंटिन्यूअस है, कोई प्रूविंग की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बिना देखे बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। कोई भी लीनियर फंक्शन हो, ऑलवेज कंटिन्यूअस, एवरीवेयर इन द रियल नंबर लाइन, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें? ठीक है। हाँ सर। अब देखो एग्जांपल्स नहीं ले रहे, कोई क्वेश्चन तुमको है तो तुम बता दो, हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं। तुम्हें समझ में आया कंटिन्यूअस का मीनिंग? क्लियर हुआ कुछ? हाँ हाँ सर। थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन पर भी आ जाए। हाँ हाँ। As per NCERT, definition of derivative, NCERT के हिसाब से suppose f is a real function, f is a real function and c is a point in its domain। हम लिख रहे हैं f is a real function, a real function and c is a point, is a point in its domain। मीनिंग समझते जाना, कोई डाउट होगा तो पूछना। तो डिराइवेटिव of f at c is defined as f dash c is equal to f of c plus h minus f of c divided by h। ये एज पर एनसीईआरटी आपको डेफिनेशन दी है, हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको मीनिंग समझा देंगे। ये क्लियर है? ये क्या कह रहा है? f इज अ रियल फंक्शन, एक रियल फंक्शन होता है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक? जिसकी रेंज डोमेन रियल आती है उसके हिसाब से रियल फंक्शन डिफाइन किया जाता है। अगर डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स हैं तो फंक्शन रियल फंक्शन कहा जाता है, और कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। अब रियल नंबर है, रियल नंबर क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, ये पूरा रियल नंबर लाइन है। अब इसमें c कहीं एक कोई पॉइंट है, ठीक? दैट इज c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो डिराइवेटिव ऑफ f एट c, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट c
ये होता है, ये बता रहा है। ठीक, हम इसको अभी प्रूव करेंगे। हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसमें। हम लिख रहे हैं इसको एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई सी प्लस एच माइनस सी। देखिए एच को ये लिख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ सर। ठीक, ध्यान देना। अब c प्लस एच को x मान रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू c प्लस एच। तो ये हमारा क्या चेंज होकर के आ गया, एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई, अरे यहाँ पे लिमिट लगाना भूल गए, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन डिराइवेटिव में लिमिट दिया हुआ है, डेफिनेशन में लिखना हम भूल गए। ये दिया हुआ है। और अगर x की वैल्यू c प्लस एच है तो ये लिमिट आ जाएगी हमारी x टेंड्स टू c, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस सी। देख लो c प्लस एच। सर ये फिर से बताइए एक बार, जो लास्ट स्टेप है। लास्ट में हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। पहले तो h को ऐसे लिख दिए, फिर यहाँ c प्लस एच को हम x ले रहे हैं। ठीक, तो ये क्या बदल गया, हाँ कोई भी ना लॉजिक नहीं बताया। अभी हमने कोई लॉजिक नहीं बताया, हमने थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिखाया, क्योंकि जो हम आगे समझाएंगे वो इसके ऊपर बेस्ड जाएगा। तो ये हमने c प्लस एच को x ले लिया, तो ये x हो गया, यहाँ ये x हो गया, ठीक है। तो ये एफ एक्स माइनस एफ सी एज इट इज उतार दिया, ये x माइनस सी आ गया हमारा, अच्छा, समझ गया हम। ठीक है। हाँ x टेंड्स टू जीरो है, ठीक है। x टेंड्स टू जीरो है, तो x टेंड्स टू c हो गया। हाँ सर। ठीक, अब हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं और तुमको थोड़ा सा मीनिंग जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट कि क्या होता है। लेट दिस बी द पॉइंट x, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कॉमा एफ एक्स हो जाएगा, क्लियर है। और ये c है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा c कॉमा एफ सी, ठीक है। ये फंक्शन हमने ले लिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। कोई डाउट है, क्लियर है ये। आवाज नहीं आ रही है, क्लियर है इतना। हाँ सर। हाँ, तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया P, ये हमने एक पॉइंट ले लिया Q, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये हमने PQ ज्वाइन कर दिया, ठीक। ये PQ क्या बन गया, कॉर्ड बन गया, ध्यान देना। अब इसको अगर हम आगे एक्सटेंड कर दें तो ये कॉर्ड एक लाइन सेकंड बन गई, ये क्लियर है, ठीक है। इस PQ का स्लोप निकाल सकते हो, इस PQ का स्लोप निकल जाएगा y2, हाँ, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। हाँ y2 हाँ सर। y1 अपॉन x2 माइनस, देखो लिख रहा है हाँ हाँ सर। एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, अब देखो हर जगह जो बना हाँ सर। एवरीवेयर, हाँ सर, आ गया समझ। जैसे जैसे ये Q इधर आता चला जाएगा टुवर्ड्स द P, जैसे जैसे Q P के पास आता चला जाएगा तो वो एक टेंजेंट बन जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होती है सब लोगों को, हम ये उस समय भी समझाए थे। ये ऐसे है, ये आपका Q हो गया, ये P हो गया। मान लो ये Q घिसक के यहाँ आ गया, तो ये ऐसे समझते हैं बच्चे, ये इधर आ गया धीमे धीमे, तो लोगों को समझ आता है कि ये Q जो है वो P के पास आ गया, ये सबको समझ में आता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये कहने का मतलब नहीं होता है। मतलब क्या होता है, तुम पूरी लाइन को देखना, जैसे जैसे
इस Q पॉइंट को इधर लाएंगे, मींस x टेंडिंग टू C जब करेगा, जो यहाँ पे हमने लिखा है x टेंड्स टू C, हम इसी को अप्रोच कर रहे हैं, जब ये x C की तरफ मूव करेगा, फिर जब आप लिमिट लगाते हो x टेंड्स टू C, इस पूरे क्वेश्चन में fx माइनस fc डिवाइडेड बाई x माइनस c, ये क्या होता है देखना, हम इस पूरे लाइन की बात कर रहे हैं, ये लाइन ये ऐसे आई, इसको आगे बढ़ाओ इधर, ये वाला पॉइंट नहीं चेंज हो रहा है, ध्यान देना, इस पॉइंट को हमने फिक्स रखा है, खाली ये पॉइंट को Q को हम नीचे खिसका रहे हैं, ये देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और जब ये ऐसे हो गया, कुछ दिख रहा है तुमको, क्लियर हो रहा है? एट ईच पॉइंट क्या हुआ, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये फिक्स हो गया, ये एक लाइन थी, फिर हमने लाइन जो है, इस लाइन को हमने ऐसे ले लिया, तो ये लाइन हमारी ऐसे आ गई, ये देखो। हाँ सर आ गया सर। ठीक है ना, लाइन पूरी P पॉइंट को एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मानना, पूरी लाइन गिर रही है एक तरफ। हाँ, ये नहीं हुआ था कि ये P पॉइंट पर आके Q एक पॉइंट बन गया, ऐसा नहीं हुआ है, ये जैसे हाँ हाँ सर, वो मतलब उसका कहने का मतलब जो लाइन का एंड है वो पी के पॉइंट पर आ जा रहा है। हाँ, P एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ से टर्निंग हो रही है, हाँ सर। एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। हाँ तो सर। ऐसा करते x टेंड्स टू C करने का मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू C, x को C पर लेके आए, तो ये रिजल्ट जो है ये टेंजेंट बन गया, और ये क्या था, स्लोप था PQ का, अब ये स्लोप किसका हो गया, टेंजेंट का स्लोप हो गया, समझ में आई बात? ये जो निकल के आई टेंजेंट बन गई ना, अब ये लाइन जब ऐसा किया तो ये टेंजेंट बन गया ना, क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है, ये क्या चीज थी, x टेंड्स टू C, देखो सेम टू सेम चीज आ गई ग्राफ में, वो मीनिंग तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों टेंजेंट के स्लोप को डिराइवेटिव कहते हैं, ये डिफिनेशन थी, ये डिराइवेटिव की f दैट c इज इक्वल टू दिस, और ये कहां से निकल के आई, ये स्लोप से निकल के आई। हाँ सर। ठीक, अच्छा दूसरी चीज ध्यान देना, अगर कोई फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएट करते हो, जैसे एक fx इज इक्वल टू, हम हमेशा लेते हैं x स्क्वायर, और बताते हैं कि जब आपने इसका डिफरेंशिएट किया ये आया 2x, दिस इज नथिंग, ये कोई डायरेक्टली मीनिंग नहीं करेगा, जब इस f डैश x का कोई पॉइंट लोगे, मतलब अब जैसे f डैश x 2x आया, तो लोग कहते हैं कि यही f डैश x है, मतलब ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, 2x इज नॉट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, रिमेंबर दिस थिंग, 2x तो क्या है, जो इस पूरे कर्व पर जितने टेंजेंट बन सकते हैं एट एवरी पॉइंट, उन सारे टेंजेंट का एक कॉमन स्लोप है, जैसे जैसे आप पॉइंट सेलेक्ट करते स्लोप है। हाँ सर। वैसे वैसे, क्योंकि कई टेंजेंट बन रहे हैं ना, तुम देखो एक जैसे हाँ सर, कर्व था, एक टेंजेंट ऐसे हर बना, पॉइंट के एक टेंजेंट हो गया। एक टेंजेंट ऐसे बना, एक टेंजेंट ऐसे बना, जैसे जैसे पॉइंट्स अलग अलग होते जाएंगे, टेंजेंट भी अलग अलग होते जाएंगे, तो वो सारे टेंजेंट का एक कॉमन स्लोप, एक जनरल स्लोप है ये डिफरेंशिएशन, तो जब उसको एक सर्टेन पॉइंट पर उस कर्व पे लोगे, तो जाकर के वो तुमको निकाल करके देगा कि वो क्या है, वो स्लोप किस टेंजेंट का है कर्व के ऊपर, क्लियर है ये चीज, ये मीनिंग समझ में आया? ठीक है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लियर हाँ है? सर आ गया। ये पूरा हाँ कॉन्सेप्ट सर आ गया। दिमाग में बैठा, यही चीज हमने उस समय भी एक्सप्लेन की है, ऐसा नहीं है, सेम चीज ही हमने उस समय भी एक्सप्लेन की थी। नाउ तो कहने का मतलब कि ये जो आया निकल करके, ये हमारा डिराइवेटिव आया, ठीक, लेकिन ये डिराइवेटिव तभी होगा जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये डिराइवेटिव जो है एफ डैश एक्स एक्स इज इक्वल टू सी, ये जो डिराइवेटिव है ये तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन, ये मतलब समझते हो, आई डबल एफ, ओनली एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, ओनली इफ व्हेन लिमिट एग्जिस्ट एंड राइट हैंड लिमिट is equal to left hand limit is equal to finite value, लिमिट का एग्जिस्टेंस तुमको पता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए,
तो लिमिट एग्जिस्ट करती हाँ है। सर। लिमिट तब भी एग्जिस्ट कर जाएगी जब आपका दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इंफिनिटी आ जाए, तो भी लिमिट इक्वल मानी जाती है। बट इस केस में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आने के बाद फिनाइट वैल्यू आनी चाहिए, अच्छा। फिनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मतलब ये सीधा सा बता रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। कोई फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन बीच में ब्रेक हो गया, अगर ये फंक्शन हाँ सर। डिसकंटिन्यूअस है तो इस पे कोई भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, इसमें स्लोप नहीं बन सकता अगर हम इस इंटरवल को लेंगे। हाँ सर, यहाँ पे इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है तो यहाँ पे स्लोप टेंजेंट कैसे बनेगा? बन पाएगा, इस पॉइंट पर कॉर्नर, इस पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगा? हाँ सर। नहीं बन सकता। टेंजेंट एक लाइन मतलब ये जो एक अलग सी कर्व है उस पे बन सकता है, लेकिन जो बीच में गैप है वहां पर बन ही नहीं पाएगा। नहीं, ये पॉइंट पर भी नहीं बन सकता इन दोनों पे। अच्छा। क्यों नहीं बन सकता? अच्छा। टेंजेंट इज अ सिंगल लाइन, टेंजेंट इज अ सिंगल हाँ सर। टचिंग द कर्व। तो यहाँ से देखो टेंजेंट ये बना, ये सिंगल है, ये सारे एक ही पॉइंट को टच करते हुए जा रहे हैं, तो क्या सबको तुम अच्छा हाँ, ठीक ठीक है। टेंजेंट नहीं बना? हाँ सर, समझ गए। हाँ सर। ये पॉसिबल नहीं है, ये तो टेंजेंट की मीनिंग को ही कैंसिल कर देगा। हाँ सर। इसलिए कई ठीक फंक्शन है। कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे कि आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। क्यों कंटिन्यूअस है हम पूरा प्रूफ नहीं कर रहे, हम तुम्हें डायरेक्ट बता रहे हैं, बिना पेन उठाए हम इसको बना सकते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस है ना। बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ सर, क्योंकि क्योंकि इस पे भी बहुत सारे वो क्या है। हाँ, तो ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शन जिनकी डेफिनेशन तुरंत बदल जाती है किसी पॉइंट पर, एकदम से डेफिनेशन रिवर्स हो जाती, चेंज हो जाती है। डेफिनेशन मतलब समझे ना, जैसे एफ को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि एफ की वैल्यू ये रहेगी इतने पर, ये रहेगी इतने पर, दैट इज चेंज इन द डेफिनेशन। अगर किसी फंक्शन की डेफिनेशन इंस्टेंटेनियसली बदल जाती है, एकदम चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाए, एकदम बदल जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो वैसे पॉइंट्स जब जो वैसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर डेफिनेशन चेंज होती है, वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट बन जाता है। और जब भी कॉर्नर पॉइंट आएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया बेटा? हाँ सर। हाँ, अब इसी चीज को देखो पूरा करने के लिए हमको लिमिट्स का एग्जिस्टेंस करना है। लिमिट्स का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? लिमिट का एग्जिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को एग्जिस्ट कराना है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट कोई अलग नहीं होती है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं वही होती है। लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx माइनस fc डिवाइडेड बाई x माइनस c है। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट इधर से, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ fx माइनस fc डिवाइडेड बाई x माइनस c। अब इसको कैसे करते हो? लिमिट याद है तुमको? x टेंड्स टू c माइनस है तो x क्या हो जाएगा? c माइनस h हो जाएगा। ये पता है कि नहीं? हाँ सर, x की जगह c माइनस लग, देख लो, ये h लिखे है ना। हो गया हाँ सर। c माइनस h हो गया, c से c कट गया। अब ये क्या आ गया हमारे पास? ये लिमिट आ गई h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f c डिवाइडेड बाई माइनस h। इसी तरह जब आप LHM निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c डिवाइडेड बाई h, ये निकल के आएगा। और ये दोनों अगर इक्वल है और फिनाइट है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। इसी को आरएचडी बोला जाता है, इसी को एलएचडी बोला जाता है। बहुत ही शॉर्ट समय में हमने बता दिया ये। क्लियर है? सर साइन साइन भी सेम होनी चाहिए ना? कौन सा साइन? प्लस माइनस? ये हाँ। नहीं, कैसे सेम हुआ? देखो ना, तुम देखो, लिटरली हमने प्रूफ किया, सी माइनस सी कट गया, माइनस एच बचा। यहाँ करोगे तो सी प्लस एच माइनस सी होगा। तो फिर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा फिर? क्यों कंटिन्यूअस नहीं होगा?
कंटिन्यूअस क्यों नहीं होगा? अरे इसका रिजल्ट ना तुम्हें मतलब करता है, ये तो एक जनरलाइज करके फॉर्मूला बन गया। हाँ अब जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे तुम्हें चेक करना है, मान लो ठीक, हाँ सर। वैल्यू 2 हो गई तो हम पुट कर देंगे h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h और सॉल्व कर देंगे। और वैल्यू ना हमें देखनी है दोनों की, और क्या करना है? हाँ सर। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, हाँ कंडीशन सर। क्या है, लिमिट्स इक्वलिटी एंड फिनाइटनेस, ये दोनों होगा अगर इस फंक्शन का, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? हाँ सर।